Assalamu alaikum. Our topic is about the leukemias, which is very much important topic regarding the medicine point of view से भी बहुत important है and also from the peds point of view. तो leukemias को देखते हैं. सबसे पहले तो एज देख लें. सिनेरियो में आपको दी हुई है एज. फर्स्ट सिनेरियो में 50 years old man OPD में आया हुआ है विद द वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेट लॉस, फीवर फॉर द लास्ट 1 month. तब थोड़ा अरसा हुआ है, इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ. ऑन एग्ज़ामिनेशन ही वॉज पेल लुकिंग. पेल मीन्स आप सजेस्ट कर सकते हो कि उसको एनीमिया हुआ है. ठीक है. विद नो लिम्फेडिनोपैथी. लिम्फ नोड स्वेलिंग नहीं मिल रही हमें, लेकिन उसकी स्प्लीन इनलार्ज्ड है और उसका HP लेवल जो है वो कितना हुआ है, कम हुआ है. इट सजेस्ट्स कि उसको एनीमिया ही है जिसकी वजह से वो पेल है. TLC 80,000. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है उसका आपको दिखाया जा रहा है कि जो बहुत मतलब हद तक ज़्यादा हुआ है. न्यूट्रोफिल काउंट देखें 70% है, मींस न्यूट्रोफिल्स भी ज़्यादा है. लिम्फोसाइट्स देखें कि एज़ कम्पेयर टू मतलब उनसे थोड़े से 15% है, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है. ठीक है. तो प्लेटलेट काउंट जो है भी रेज़ हुआ है, मींस के जो न्यूट्रोफिल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, WBCs हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो बढ़ा हुआ है. सो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. दूसरा क्या है कि गिव 2 अदर कॉजेज़ ऑफ लार्ज स्प्लीन. लार्ज स्प्लीन जो है उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, और अगर हम बात करें तो स्प्लीन इन केस ऑफ मलेरिया भी इलाज कर जाती है. हिमोलाइटिक एनीमियाज़ हो, लिम्फोमास हो, उन केसेस में इलाज कर जाती है. इसका एक अलग से टेबल है डेविडसन में, वो हम देखेंगे. तो फिर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ स्प्लीन. तो फिर वो जितने भी कॉजेज़ पूछेंगे आप लिख सकते हो. व्हाट क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट इन दिस डिजीज़. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डिज़ीज़ कौन सी है, फिर ही हम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी बता सकते हैं. एंड व्हाट इज़ द ड्रग ट्रीटमेंट एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट. ठीक है. ये हमने सब कुछ इनको बताना है डायग्नोज करके. तो 8 years ओल्ड गर्ल. नेक्स्ट में देखें जो सिनेरियो ये वाला है, इसमें थोड़ी सी वहाँ पे देखें बूढ़ा बंदा था. ठीक है. 50 years का. यहाँ पे 8 years ओल्ड गर्ल है. प्रेजेंटेड विद एक्सट्रीम पैलर. ठीक है. पेल हुई हुई है, गम ब्लीड हुई हुई है और पर्परा है, लिम्फेडिनोपैथी है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है. ठीक है. पैलर शोज़ कि उसके अंदर RBCs की डेफिशिएंसी है, सॉरी एनीमिक है वो. गम ब्लीड मीन्स कि उसको प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है. पर्परा ऑल्सो शोज़ द प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी, सुपरफिशियल ब्लीडिंग. लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, उसके लिवर भी इनलार्ज है, स्प्लीन भी इनलार्ज है, लिम्फ नोड्स भी इनलार्ज है. तो कोई मसले वाली बात लग रही है. She consults her physician who referred to her to the tertiary care facility. Here investigations were carried out. Only a week later अब वो दोबारा से बीमार हो गई विथ फीवर. अब क्या हुआ, उसे बुखार हो गया, बहुत उसके सर में दर्द हो रही है, मींस उसका ब्रेन भी इन्वॉल्व हो गया, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी आना शुरू की हैं. दिस मीन्स सम थिंग इज़ एक्चुअली सर्कुलेटिंग इन होल बॉडी विच इज़ कॉजिंग दिस सिस्टेमिक problems and extreme lethargy. So what is your diagnosis? Next is the investigation plan आपने उसके लिए बनाना है. and next is the treatment options आपने enumerate करने हैं. ठीक है. explain नहीं करने, enumerate करने हैं. सो अब हम ल्यूकीमियाज़ की तरफ जाते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी एज में कौन सा ल्यूकीमिया होगा. तो हम जो है उसको बगैर सिनेरियो परे जो है ना वो हमारे माइंड में आने चाहिए. कौन से ल्यूकीमियाज़ जस्ट लुकिंग एट द एज ऑफ द पेशेंट. जैसे कि आपको ये 2 सिनेरियोज़ दिखाए हुए हैं. फ़र्स्ट एज जो फर्स्ट है उसमें बूढ़ा बाबा है और नीचे में देखें कि यंग गर्ल है. ठीक है. सो इस लीनिएज का तो आपको पता होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टेम सेल होता है और उसमें से 2 लीनिएजेस आती हैं. एक माइलॉइड स्टेम सेल होता है और एक लिम्फॉइड स्टेम सेल होता है. जो माइलॉइड स्टेम सेल होता है वो आगे से 3 तरह से लीनिएजेस देता है. एक RBCs बना रहा होता है, प्लेटलेट्स बना रहा होता है, माइलोब्लास्ट बना रहा होता है. और माइलोब्लास्ट आगे से क्या बनाते हैं, WBCs बनाते हैं, जिसमें वी हैव द ग्रैनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओजिनोफिल्स, बेजोफिल्स. ठीक है. और अगर दूसरी साइड पे आ जाएं, हेयर वी हैव द लिम्फॉइड स्टेम सेल जो क्या बनाएगा, लिम्फोब्लास्ट बनाएगा, इन विच वी हैव द
टी लिम्फोसाइट्स आगे बनेंगे लिम्फोब्लास्ट से और बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। तो एज अ होल जब भी WBCs की बात की जाए तो उसमें सिर्फ हमारे न्यूट्रोफिल्स ईओसिनोफिल्स नहीं आते, उसमें वी हैव द ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स, दोज विद द ग्रैन्यूल्स एंड दोज हु डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, फिर टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये एज अ होल हमारे जो है वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हम WBCs की बात करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और DLC का भी आपको पता होगा, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें ये होता है कि हमने इंडिविजुअल सेल्स को पता लगाना होता है। जैसे अभी आपने सिनेरियो देखा, उसमें लिम्फोब्लास्ट जो है 15% थे, न्यूट्रोफिल 70% थे। दैट वाज नॉट TLC, दैट वो DLC, कि उसके अंदर आपको डिफरेंशियल काउंट हर एक वाइट ब्लड सेल का अलग अलग आ जाता है। ठीक है, तो अब हम फर्दर इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि हमारे पास जो ल्यूकीमियाज़ होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। उनको हम वैसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लेकिन एक क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी लीनिएज इन्वॉल्व हो रही है। अगर ऑब्वियसली माइलॉइड लीनिएज इन्वॉल्व होगी, दैट विल बी माइलोजीनियस ल्यूकीमिया, ML। ठीक है, और अगर हमारी लिम्फॉइड लीनिएज इन्वॉल्व होगी तो उसमें वी विल हैव द लिम्फोजीनस लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, LL। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि हम उसको एक्यूट या क्रॉनिक कहते हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक ऑन द बेसिस ऑफ के कौन से सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगर तो हमारे बहुत ही इमेच्योर किस्म के सेल्स होंगे और 20% से ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू WHO, ब्लास्ट सेल्स जो है वो 20% से ज़्यादा होंगे। ब्लास्ट सेल्स मींस कि जो इमेच्योर हैं। ठीक है, माइलोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट्स इस लेवल पे जो होंगे, दीज विल बी एक्यूट। ठीक है, एक्यूट में क्या होगा, कोई भी एक्यूट होगा, एक्यूट लिम्फोजीनस होगा या एक्यूट माइलोजीनस होगा। ठीक है, दोनों केस में जो हमारे सेल्स होंगे वो इमेच्योर होंगे, मींस ब्लास्ट की फॉर्म में होंगे और 20% से ज़्यादा मिल रहे होंगे अकॉर्डिंग टू WHO, तो दैट इज़ एक्यूट। ठीक है, और अगर क्रोनिक की बात की जाए तो क्रोनिक में क्या होगा कि जो हमारे नीचे वाली चीज़ें हैं ना, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स नीचे वाले जो मेच्योर हैं, ठीक है, उनकी अमाउंट जो है ना ब्लड में ज़्यादा हुई होगी। ठीक है, दैट कैन बी द T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, तो वो हमारा हो जाएगा CLL। ठीक है, क्रॉनिक लिम्फोजीनस ल्यूकीमिया। और अगर हमारे न्यूट्रोफिल्स ईओसिनोफिल्स इस लीनिएज के इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दैट विल बी क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया। ठीक है, फिर एक और चीज़ इससे आपको पता चलनी चाहिए कि जब भी कोई सेल ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वी हैव द WBCs बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया ड्यू टू कैंसरस प्रोलिफ्रेशन, तो ऑब्वियसली हमारे RBCs ड्रॉप करेंगे और प्लेटलेट्स ड्रॉप करेंगे। सो द पेशेंट विल हैव द मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट, the anemia and thrombocytopenia as well. So the patients will present with the signs of anemia and signs of thrombocytopenia, for example bleeding etc. ठीक है, और ऑब्वियसली जब हमारे जो है न्यूट्रोफिल्स इफ़ेक्ट होंगे, जो एबनॉर्मल किस्म के बन के आ रहे हैं, तो उन लोगों को ड्यू टू एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जब ये सारे सेल्स हमारी स्प्लीन, लिवर, ठीक है, स्प्लीन, ये दिस इज़ अ स्प्लीन, दिस इज़ अ लिवर, और हमारे लिम्फ नोड्स में से गुजरे होंगे, तो बिकॉज ऑफ द एक्सेस दीज सेल्स बॉडी में एक कैंसरस सेल्स हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, दे विल कॉज हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, दे विल कॉज लिम्फेडिनोपैथी, जब वो लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेंगे। अगर CNS में चले जाएंगे तो CNS इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, टेस्टिस में चले जाएंगे तो टेस्टिक्यूलर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, स्किन में चले जाएंगे तो वहाँ जाके नोड्यूल्स बना देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ केस, इस तरह आप क्लिनिकल फीचर्स बनाते हो। सो रिमेंबर, जो एक्यूट केस होगा वो हमारा लाई कर रहा होगा माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट के लेवल पे, जो इमेच्योर सेल्स होंगे ग्रेटर देन 20%। क्रॉनिक होंगे तो वो नीचे वाली लाइंस में होंगे, मेच्योर होंगे 20% से कम होंगे सेल्स। और अगर एक्यूट और क्रॉनिक के अलावा जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ के माइलॉइड लीनिएज है या लिम्फॉइड है।
माइलॉइड होगी तो ML होगा, लिम्फॉइड होगी तो LL होगा। एक्यूट और क्रॉनिक की हमने बात कर ली है। उसकी बेसिस पे वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज अब हमने बना लिए। एक्यूट माइल AML, ठीक है, CML। AML मतलब एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया, CML मींस क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे भी ALL और CLL, एक्यूट लिम्फोजेनस ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोजेनस ल्यूकीमिया। आई होप आपको वो पिक्चर से थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब हम इसको टेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम द स्टेप अप वी विल गो थ्रू दिस टॉपिक ऑफ ल्यूकीमिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नाउ व्हाट इज़ ल्यूकीमिया। क्लिनिकल पर 9.5 आपका बना हुआ है स्टेप अप पे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ल्यूकीमिया इज़ एक्चुअली द न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल WBCs। WBCs की हमने बात कर ली कि कौन कौन सी चीज़ें WBCs में आती हैं। तो उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, ठीक है, कैंसरस प्रोलिफरेशन, जितना दिल किया बनते गए बनते गए बनते गए, रुक ही नहीं रहे क्योंकि कैंसर बना हुआ है। और जब भी कैंसर सेल्स होते हैं वो की लिमिट तो उनकी होती कोई नहीं, ठीक है। तो सोचें बॉडी में WBCs की अमाउंट एक्सेस हो जाए, दैट इज़ ल्यूकीमिया। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल WBCs, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। दे विल कॉज एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और इसकी हमने रीज़न देख लिया कि दे विल सप्रेस अदर थिंग्स। फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ WBCs एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी ऑफ सेल्स अफेक्टेड एंड रैपिडिटी ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन। टाइप ऑफ WBCs की बेस पे क्या है, माइलोजेनस हैं और लिम्फोसाइटिक हैं। अगर माइलॉइड लीनिएज के होंगे तो माइलोजेनिक होंगे, माइलोजेनस होंगे। लिम्फॉइड लीनिएज के होंगे तो लिम्फोसाइटिक होंगे, ठीक है। और मेच्योरिटी ऑफ सेल्स अफेक्टेड, कि कौन से सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने पढ़ा कि अगर तो इमेच्योर सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं तो वो एक्यूट होगा, 20% से कम ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स होंगे तो एक्यूट होगा, रैपिडिटी ऑफ डिक्रीज प्रोग्रेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स बन जाएंगे तो एक्यूट होगा। क्रॉनिक क्या है, क्रॉनिक स्लो 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 स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, सेल्स इतने ज़्यादा भी नहीं हैं और मतलब अमाउंट में भी ज़्यादा नहीं है, 20% से कम ब्लास्ट सेल्स हैं। और दूसरा ये कि जो है उन्होंने जो मेच्योर सेल्स इन्वॉल्व किए होंगे, ठीक है। सो रिमेंबर एक्यूट ल्यूकीमियाज इज आर हैविंग रैपिड प्रोग्रेशन, अफेक्ट द इमेच्योर सेल्स, and the chronic leukemias progress slowly and affect mature cells. On the basis of type of WBC is affected, if the monocytes and granulocytes are affected, myelogenous leukemia, and if lymphocytes are affected, lymphocytic leukemia. So this is actually the classification of जो है हमारा ल्यूकीमिया। तो अब इसी को हमने मिला लिया, एक्यूट माइलोजेनस, एक्यूट लिम्फोसाइटिक, chronic myelogenous, chronic lymphocytic. So we have 4 kinds of leukemias which we will study, और उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा ल्यूकीमिया है दैट इज़ एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। पीड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So first of all, our topic is about acute myelogenous leukemia, which is also known as AML. So first of all, कौन सा कैंसर है, माइलोजेनस प्रोजेनिटर सेल्स। प्रोजेनिटर मीन्स इमेच्योर है, अभी बने नहीं है पूरे तरह। तो माइलोजेनस जो हमारी लीनिएज है वहाँ से निकल रहे हैं न्यूप्लाज्म ऑफ माइलोजेनस प्रोजेनिटर सेल्स। दूसरी बात, सिनेरियो में आपको अडल्ट्स का जिक्र किया जाएगा। 80% केसेस में जो AML होता है दैट इज़ इन द अडल्ट्स। रिमेंबर दिस पॉइंट, एज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वैसे जो एक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं ना वो आपके लेस देन हम कह सकते हैं जो AML, और यहाँ पे आपका जो है स्टेप अप पे एक टेबल भी बना हुआ है, साइड पे बॉक्स बना हुआ है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारा AML है और हमारा जो है CML, दोनों जो M है ना, ठीक है, ये थोड़े से लेटर एजेस में होते हैं, 40 to 60 ईयर्स में, ठीक है। जो हमारा ALL होता है ना वो बच्चों का है, ठीक है। कौन से बच्चों का, लेस देन 15 एज के, ठीक है। और जो हमारा लास्ट रह गया है CLL,
ठीक है। ये वाला जो है वो ग्रेटर देन 65 है, मीन्स आपका जो सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों में होगा वो कौन सा है, ग्रेटर देन 65 CLL। ठीक है। और जो 40 to 60 एज में होगा वो कौन सा होगा, AML होगा या CML होगा। और इसके अलावा जो है आपका आ जाता है जो ALL है, दैट इज़ लेस देन 15 एज में। सो ये बात हो गई हमारी कि एडल्ट्स में कॉमन होता है। फिर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं किसी भी कैंसर के, अगर हम जनरली बात करें, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चों में बात की जाए तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर चांसेस होते हैं AML के। माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम्स हम एक पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है, उसमें भी जो है चांसेस होते हैं AML के। सो दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम के अंदर AML के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है। सो प्रोग्नोसिस इसका जो है ना इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। पहली बात, नॉट सो गुड, सो विल मेक अ सैड फेस। प्रोग्नोसिस इसमें इतना अच्छा नहीं है, ट्रीटमेंट से रिस्पांस भी इसका इतना अच्छा नहीं है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की तरह। ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। और पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या हैं कि अगर जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाएगी, ठीक है, और इसके अलावा जो मतलब ओल्ड बंदा है उसको कोमॉर्बिडिटीज़ है, मींस उसको फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दूसरी बीमारियां भी साथ हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा क्या है कि उसकी हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर है कि वो उसने रेडिएशन थेरेपी करवाई थी या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ किए थे। सो दीज आर द पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स फॉर दिस कैंसर। फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो है क्या है ट्रांसलोकेशन 15-17 इसकी एक टाइप होती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन अगर बात करें उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक इसका आपको याद होना चाहिए कि इसकी जो M3 क्लासिफिकेशन होती है ना, आपने पढ़ी होगी पैथो में कि 7 तक होती है इसकी क्लासिफिकेशन। तो M3 जो टाइप होती है ना, जिसको हम कहते हैं प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट APL, ठीक है, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, उसमें आपने याद रखना है कि जो ट्रांसलोकेशन होती है दैट इज़ 15-17, मतलब 15-17 ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, जिसमें पेशेंट्स जो हैं उनको DIC की कंप्लेन होती है। ये आपका MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि DIC के साथ पेशेंट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। जो डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन होती है M3 टाइप में एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया के लोगों में। तो इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो हम देना होता है क्या, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। इसके बगैर ये ठीक नहीं होते। ठीक है, जो हम एट्रा कहते हैं, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट। ठीक है। तो सबसे पहले कि एक्यूट माइलोजेनिस ल्यूकीमिया जो है, माइलोजेनिस प्रोजेनिटर सेल्स का न्यूप्लाज्म है, एडल्ट्स में होता है। इसके डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। उसके बारे में डिस्कस किया कि पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स इसकी डिज़ीज़ के क्या हैं। और जो 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है APL में, दैट इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड M3 DIC, और उसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमने याद रखनी है दैट इज़ कि इन लोगों के अंदर आपको ओवरऑड्स मिलेंगे। ठीक है, ओवरऑड्स आपने पैथो में भी पढ़े होंगे कि दिस इज़ प्रेजेंट द केस ऑफ AML। दूसरा ये होता है कि दीज आर माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव। ठीक है, इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओवरऑड्स हम देखेंगे कि इसके स्मीयर में हमें नज़र आ रहे होते हैं, और माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ALL से ऑन द बेसिस ऑफ लैब डायग्नोसिस। क्लिनिकली तो हम एज को देख लेंगे ना, लेकिन ये आपकी लैब डायग्नोसिस से डिफ्रेंशिएट होते हैं। और ये आपका MCQ भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंटेनिंग ओवरऑड्स, जो द फॉलोइंग इज़ माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव, सो यू विल से दिस। ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपका है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसमें क्या होगा, न्यूप्लाज्म किसका होगा, लिम्फोसाइट प्रोजेनिटर सेल्स। वहाँ पे क्या आते हैं, माइलोजेनस प्रोजेनिटर सेल्स, यहाँ पे क्या है, लिम्फोसिटिक प्रोजेनिटर सेल्स। तो इसमें आपको कौन से सेल्स ज़्यादा मिलेंगे, इमेच्योर सेल्स, लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, कौन सी एज में कॉमन है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, चिल्ड्रन बिलो 15। ठीक है,
AML की तो हमने बात की कि जी बहुत हमने सैड फेस यहाँ पे बनाया हुआ था AML के केस में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी अच्छी स्माइली फेस बना लेते हैं बिकॉज़ इसका जो रिस्पॉन्स है ना थेरेपी वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो आपके परवेज़ अकबर में लिखे हुए हैं बहुत अच्छे, वहाँ से हम देखेंगे। इसके अलावा प्रोग्नोसिस के अलावा जो है हम ये देखते हैं कि जो एक्यूट ल्यूकीमियाज़ हैं दोनों तरह के, अगर हम अच्छी तरह से उनको ट्रीट करें तो वो बहुत अच्छे क्योर हो सकते हैं, बच्चा बच सकता है, लोग बच सकते हैं, पेशेंट्स बच सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है अनट्रीट रखें तो वो मर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अग्रेसिव एक्यूट ल्यूकीमियाज़ होंगे, एकदम से बॉडी में इतने ज़्यादा WBCs की भरमार हो गई है और वो सारे सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं जिससे पेशेंट फैटल हो सकता है विद इन मंथ्स, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ALL की प्रोग्नोसिस अच्छी है और AML की प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज़ उसमें ज़्यादा ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, कोमोबिडिटीज़ के साथ होते हैं, सो उनका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट से हम बाकी इसका डिस्कस करते हैं।